जी students, Assalamu alaikum. Kindly join me. I'm live. जी, I'm waiting. Kindly join the live session. जी यासर वालेकुम सलाम. काइंडली ज्वाइन कर लें आप लोग सारे. फिर हम शुरू करते हैं. 29 have joined, 30 have joined. चलें, शाबाश, वेरी गुड. थर्टी टू हैव ज्वाइंट. नोट्स सारे जो हैं वो अपने पास जो मैंने फॉरवर्ड किए थे आपको वो खोल लें आप लोग, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो आपको. जी, 35 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंट. ले जी, 41 स्टूडेंट्स ऑफ जॉइंट. तो हम मेरा ख्याल है हम लोग शुरू कर देते हैं. जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम. आज हम लोग जो है रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा इम्बल्शन का उसको हम लोग करेंगे. और उससे पहले आप लोग सारे जो हैं वो बाहर निकलने से इज्तनाब करें, बाहर ना जाएं और जितना हो सके घर में रहें, क्योंकि थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान राइट नाउ. सो होप सो अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर. लेकिन उसके लिए हमें ख़ुद पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. बिला वजह बाहर जाने से अवॉइड करें. और कोई चीज़ वगैरह अगर आपने परचेज़ करनी है तो इन दैट केस आप लोग जो हैं वो एक दफ़ा जाएँ, पर चीज़ें परचेज़ करके तो फिर आप लोग आ जाएँ. आयशा, 23 मार्च की छुट्टी है, घर में बैठी हैं आप. लंबी लंबी छुट्टी है, घर में तो छुट्टी होती है ना बेटा जी. तो मैं तो सोचा था हफ्ता इतवार भी क्लास रख लो. ठीक है जी. बहरहाल जी, हम लोग शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने बेसिकली कुछ मेथड्स थे इमल्शन प्रेपरेशन के, रिमिंगटन से जो लिए थे हमने, वो हमने कवर किए थे. तो मैंने आपको बताया था कि इमल्शन जो है वो आमतौर पे 4 प्रिंसिपल मेथड से बनाया जाता है एज़ फार एज़ रिमिंगटन इज़ कंसर्न. तो आज मैं आपको कुछ 2-3 मेथड्स हैं जो कि लैकमैन के अंदर दिए गए हैं, और वो भी मैं आज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ. ठीक है. सो टॉपिक है अदर मेथड फ्रॉम लैकमैन, फोर्थ एडिशन. पेज नंबर जो है हमारे पास वो फोर्थ एडिशन का 700 से लेके 701 है. इसके अंदर हम लोग जो हैं वो 3 मेथड्स जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. ये थोड़े से इनोवेटिव मेथड्स हैं, थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं. तो हम ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं. जहाँ पे आपको समझ ना आए यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. अच्छा जी, पहला मेथड जो है इमल्शन की प्रेपरेशन का वो कहलाता है कंडेंसेशन मेथड. अब कंडेंसेशन मेथड के अंदर वो कहता है जी कि इमल्शन इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इनटू एन एक्सटर्नल फेज विद सूटेबल एमल्सिफाइंग एजेंट. तो यहाँ पे आप एमल्सिफाइंग एजेंट को एक्सटर्नल फेज़ के अंदर पहले ऐड कर लेते हैं
और उसके बाद जो इंटरनल फेज़ है उसको इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स उसको पास किया जाता है, करवाया जाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल फेज़। दो ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जैसे ही आपका वेपर स्टेज में जो इंटरनल है वो जब एक्सटर्नल के अंदर मूव करता है तो वो कंडेंस करता है। अब जैसे जैसे वो कंडेंस करता है वैसे वैसे आपकी जो इमल्शन है उसकी फॉर्मेशन जो है वो होती जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि एक टाइम पे बहुत थोड़ा इंटरनल फेज़ जो है वो इन कांटेक्ट आता है विद द एमल्सीफायर और विद द एक्सटर्नल फेज़। तो दो प्रोसेस तो स्लो है लेकिन बड़ा इफेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू इमल्सिफिकेशन। इसके लिए प्रिपेयर डाइल्यूट इमल्शन फॉर मटेरियल हैविंग लो वेपर प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इमल्शन फॉर्मेशन। अब जनरली हमने ये देखा है कि जी इमल्शन जो टेम्परेचर है वो इमल्शन को ख़राब करता है, लेकिन यहाँ पे जब आप वेपर फॉर्म को लेके आते हो, अरसल कह रहा है जी रेजोल्यूशन पे थोड़ी नज़र करम ही कर दें, करेंगे बेटा डिटेल में इंशाल्लाह करेंगे जब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी। इस पे पूरा एक लेक्चर रख लेंगे, फ़िलहाल हमें ज़रा पढ़ लें हम लोग इसके ऊपर। अच्छा जी, तो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ इमल्शन ड्यूरिंग द इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। जैसे ही आप एक जब वेपर फॉर्म में आपका इंटरनल फेज़ आता है तो वो बेसिकली हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो वो हाई टेम्परेचर जैसे ही एक कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आता है तो सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर है वो क्या करता है कि वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने में मदद करता है, विस्कोसिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है, और इंक्रीज टेम्परेचर जनरली फेवरेबल होता है फॉर द प्रेपरेशन या फॉर इमल्सिफिकेशन। दूसरा, वो काइनेटिक जो एनर्जी होती है ड्रॉपलेट की उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से कोलिसेंस जो है वो बढ़ सकती है। दिस टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी इज ऑब्जर्व व्हेन इमल्शन आर स्टोर्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। लेकिन जब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि साथ में एजिटेशन हो रही होती है तो चांसेस ऑफ कोलिसेंस जो है वो कम होते हैं। लेकिन यही अगर टेम्परेचर स्टैटिक इन्वायरमेंट के अंदर जब इमल्शन को आपने स्टोर किया हुआ है तब बढ़ेगा, तो तब डेफिनेटली कोलिसेंस जो है वो जनरेट होगी। ठीक है जी। तो ये था आपका कंडेंसेशन मेथड। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो कहलाता है फेज़ इन्वर्जन मेथड। जो फेज़ इन्वर्जन मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर इज़ फेज़ इन्वर्जन। फेज़ इन्वर्जन के अंदर जनरली आप समझ लें होता क्या है। ये ऐसा इमल्शन होता है जिसको आप ऑयल इन वाटर प्रिपेयर करते हो या वाटर इन ऑयल प्रिपेयर करते हो, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद या चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर ऑयल इन वाटर इमल्शन या तो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है या वाइस वर्सा ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्शन जो है वो ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर उसका नॉर्मल होगा तो ये वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग फेज़ इन्वर्जन कहते हैं, और ऐसा इमल्शन जो इस प्रोसेस से गुजर के बने उसको फेज़ इन्वर्जन मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है जी एक इमल्शन बनाया गया था 50 years बैक ऑयल इन वाटर, जिसमें बेंजीन और जो इंटरनल फेज़ था वो बेंजीन रखा गया था और एक्सटर्नल फेज़ जो था वो वाटर था, और सोडियम स्टीरेट से इसको स्टेबल किया गया था। ये अपॉन स्टैंडिंग जब इसको हीट किया, अपॉन स्टैंडिंग ये इन्वर्ट हो जाता था वाटर इन ऑयल इमल्शन के अंदर। पहले ऑयल इन वाटर था लेकिन अपॉन स्टैंडिंग ये वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन जब इसको ये वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट होता था, जब इसको आप फर्दर हीट करते थे तो ये फिर से कूल होने के बाद ऑयल इन वाटर इमल्शन बना देता था। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल थी फेज़ इन्वर्जन मेथड की, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हो रहा था कि जब हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते थे तो दरमियान में एक ऐसा टेम्परेचर आता था जो कहलाता था PIT, जिसको फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। ये फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर जो है ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी HLB सिस्टम की वो सेम हो जाती हैं। तो अगर आप इमल्शन का जो आप इमल्सिफायर यूज़ कर रहे हैं उसका फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर आपको पता लग जाए, तो उस फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर पे अगर आप इमल्शन को रखेंगे तो जो भी इमल्शन आप प्रिपेयर कर रहे होंगे आइदर ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, वो फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर पे इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इसको HLB टेम्परेचर भी कहते हैं, इसको फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है जी। अगर इस टेम्परेचर को यूज़ करके इमल्शन बनाएंगे तो आपका इमल्शन जो है वो फेज़ इन्वर्जन मेथड के थ्रू बनेगा, और फेज़ इन्वर्जन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था शिनोडा। शिनोडा ने डिस्क्राइब किया था कि नियर या एट PIT असल में प्रोसेस होता क्या है। तो वो एक्सप्लेन करता था कि कोई भी ऑयल इन वाटर इमल्शन जो है वो
स्टेबलाइज किया जाए नॉन आयनिक या पॉलीऑक्सी इथाइलिन इमल्सिफायर से, इसके अंदर क्योंकि ऑयल इन वाटर है तो माइसेस बनेंगे ऑयल के। ठीक है, ये डिटेल में आपको हम पहले भी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ कि जो इंटरनल फेज़ होता है, माइसल जब बनते हैं तो वो उसके अंदर इंटरनल फेज़ इनकॉर्पोरेट होता है। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर ऑयल सोलन माइसल्स जो हैं वो बनेंगे। जब इन ऑयल सोलन माइसल्स बनने के बाद इमल्शन बन जाएगा, इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर सॉलेबिलिटी ऑफ दिस सरफेक्टेंट डिक्रीज हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा इमल्शन जो ऑयल इन वाटर है जिसको आपने स्टेबलाइज किया हुआ है विद नॉन आयनिक या पॉलीऑक्सी इथाइलिन एमल्सीफायर्स के साथ, इसके अंदर जो जो माइसल्स बनेंगे वो ऑयल सॉलेबल माइसल्स बनेंगे। ये ऑयल सॉलेबल माइसल्स जो हैं, जब इनका आप इमल्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमल्सीफायर की जो सॉलेबिलिटी है टूवर्ड्स वाटर वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जब सॉलिबिलिटी ऑफ एमल्सिफायर डिक्रीज़ करेगी टुवर्ड्स वाटर, क्योंकि इस केस में आपकी जो सॉलिबिलिटी है वो वाटर में ज़्यादा है, तभी ऑल इन वाटर इमल्शन बना है एमल्सिफायर का। तो जो माइसल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, ब्रोक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये माइसल्स ब्रेक करेंगे तो इनके अंदर जो ऑयल होगा वो निकलेगा बाहर। ये ऑयल जो बाहर निकलेगा ये ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ड्रॉपलेट साइज़ ऑफ द इमल्सिफाइड ऑयल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको आप एडी भी कह सकते हैं कि जी क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये क्वांटिटी बढ़नी शुरू होगी, मीन तमाम माइसिल ब्रस्ट कर रहे हैं और ऑयल बाहर निकल रहा है और ये आपस में मिल रहा है, तो यहाँ पे फेज सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी। ऑयल अलग हो रहा है, होना शुरू हो जाएगा। इस टेम्परेचर के ऊपर, एट दिस टेम्परेचर, वाटर सरफेक्टेंट इनसॉलेबल, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर सरफेक्टेंट जो है वो अब इनसॉलेबल हो गया वाटर के अंदर, तो ये कोशिश करेगा सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए और आपकी फेज़ इन्वर्जन हो जाएगी और वही ऑयल वाटर सॉलेबल सरफेक्टेंट अब ऑयल सॉलेबल सरफेक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा और हम ये कहेंगे, और एमल्शन वापस स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा और अब जो एमल्शन बनेगा वो वाटर इन ऑयल बनेगा। इसको कहते हैं फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर। जनरली क्वांटिटी ऑफ वाटर और ऑयल वो 50-50% या 45-55% होती है और इसमें फेज़ इन्वर्जन जो है वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया जी। फिर थर्ड मेथड जो आता है हमारे पास वो है लो एनर्जी एमल्सिफिकेशन। लो एनर्जी एमल्सिफिकेशन को एक्सप्लेन, ये मेथड एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लिन, उसने ये इस्टेब्लिश किया था। इसमें इंटरनल फेज़ को हम लोग हीट करते हैं, पूरे इंटरनल फेज़ को हम लोग हीट करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज़ को भी साथ में हीट करते हैं। जब ये सारा कुछ हीट हो जाता है और सारे का सारा इंटरनल फेज़, थोड़ी सी क्वांटिटी एक्सटर्नल फेज़ की और इमल्सिफायर, जब आप इसको हीट करते हैं और साथ में मिक्स करते हैं तो ये प्राइमरी इमल्शन बन जाता है। और इस प्राइमरी इमल्शन के बनने के बाद आप ग्रेजुअली इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको ऐड करते जाते हैं और आप साथ में उसको ग्रेजुअली ब्लेंड करते जाते हैं और अल्टीमेटली आपका इमल्शन जो है वो फॉर्म हो जाता है। लो एनर्जी जो है वो अगर केयरफुली इसको किया जाए यूज़ तो हमारा बड़ा प्रॉपर इमल्शन जो है वो बन जाता है। सो बेसिकली हमने तीन मेथड्स, नए मेथड्स पढ़े। इससे पहले हम लोग चार मेथड्स पढ़ चुके थे रिमेंटेंस से। ये तीन मेथड्स जो थे ये लैकमैन के अंदर दिए हुए हैं और ये तीन मेथड्स जो हैं इनके अंदर हमारे पास पहला कंडेंसेशन मेथड था, दूसरा जो था वो लो एनर्जी इमल्सिफिकेशन मेथड था। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है, कल हमने एक छोटा सा टॉपिक दोबारा में और भी शुरू किया था, मैं वहाँ से दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। वो था प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इम्बल्शन। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इम्बल्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं किसी इम्बल्शन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर जो है हमारे पास वो हमारे पास कहलाता है क्रीमिंग। क्रीमिंग के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। क्रीमिंग दो टाइप की होती है, अपवर्ड क्रीमिंग भी होती है और डाउनवर्ड क्रीमिंग भी होती है। क्रीमिंग चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ये इमल्शन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, दिस टेल्स दैट द प्रोडक्ट इज़ नॉट होमोजीनियस एंड कैन लीड टू पुअर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। सो आइदर योर क्रीमिंग इज़ अपवर्ड और योर क्रीमिंग इज़ डाउनवर्ड। आशा पूछ रही है हम लैब मेथड करते हैं
आयशा आम तौर पे हाँ आप ठीक कह रही हैं, लो एनर्जी एमल्सिफिकेशन ही परफॉर्म करते हैं, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे हमने ज़्यादातर एमल्सिफिकेशन जो है वो लो एनर्जी पे करनी होती है, बिकॉज हमने हाथों से मिक्स करना होता है। तो एग्जैक्टली हम लोग थर्ड मेथड लिन का मेथड ही यूज़ करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के केस में हमारे पास जो है क्रीमिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आइदर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं या ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस नहीं रहता और सिस्टम जो है वो फेज़ इन्वर्जन की तरफ मूव करता है। तो ये अब क्वेश्चन ये है कि क्रीमिंग को हम लोग कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो जनरली दो मेथड्स हैं। एक ही मेथड है क्रीमिंग को करने का कि आप शेकिंग करें। Creaming can be minimized by shaking and droplet disperse immediately. Decreased droplet size will lead to decreased creaming. Increased viscosity of the system will decrease the creaming of the external phase. दो मेथड्स हैं। पहला है आप इतनी हाई एनर्जी एमल्सिफिकेशन करें कि जो इंटरनल फेज़ है उसका ड्रॉपलेट इतना छोटा हो जाए कि वो आपस में मिल ही ना सके, नंबर वन। और नंबर टू, यू कैन इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सिस्टम टू दैट एक्सटेंट कि अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ना हो सके, क्रीमिंग ना अपवर्ड हो ना डाउनवर्ड हो। तो इससे आप क्रीमिंग से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो एग्रीगेट्स हैं। एग्रीगेट्स जो हैं पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीगेट्स में पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, मैं बोर्ड पे बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट्स के केस में पार्टिकल कम टुगेदर, बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट बट डू नॉट फ्यूज। दीज ड्यू टू लार्ज इन साइज टेंड टू क्रीम फास्टर एंड फर्दर प्रोवोक फिजिकल इंस्टेबिलिटी। अहमद नहीं बेटा, क्रीमिंग को रिवर्स नहीं, वंस क्रीमिंग हो गई तो इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है जी। क्रीमिंग से बचना ही ज़रूरी होता है, लेकिन अगर क्रीमिंग जो है वो आपकी हो जाए तो फिर आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्रीगेशन के केस के अंदर ये भी एक फिज़िकल इंस्टेबिलिटी मैं आपको बता रहा था, ये सम वॉट रिवर्सेबल है। अगर एग्रीगेशन हो जाए सिस्टम के अंदर तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, और एंड मे बी कंट्रोल्ड बाय चूजिंग अ डिफरेंट सरफेक्टेंट सिस्टम एंड कंट्रोलिंग द एथिकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तो जो लोग क्वेश्चंस करते थे पहले मेरे से कि हम लोग डेल्वो थ्योरी जो थी या जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थी, क्या हम लोग इमल्शन के अंदर उसको डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन आ गई कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के अंदर ही आता है। तो अगर आप किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है उसको आप और ये अगर मैं इसको रिलेट करूँ सस्पेंशन के साथ, तो वहाँ पे भी हमने एग्रीगेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि एग्रीगेशन को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय केयरफुली एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और अच्छी तरीके से एजिटेशन के साथ आप एग्रीगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी इसके अंदर आती है वो आती है क्वालिसेंस की। फ्यूजन ऑफ ड्रॉपलेट्स लीडिंग टू डिक्रीज इन देयर नंबर, फेज सेपरेशन इवेंचुअली अकर। अब क्वालिसेंस जो है इसमें और एग्रीगेशन में एक बहुत मेजर फ़र्क है, और वो मेजर डिफरेंस ये है कि इन एग्रीगेशन इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं वो अपने आप को बिहेव करते हैं एज इंडिविजुअल, दो वो साथ जुड़ जाते हैं लेकिन फ्यूज़ नहीं करते। क्वालिसेंस के अंदर उनकी बाउंड्रीज़ ख़त्म हो जाती हैं और वो फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर पहले 10 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स थे तो अब 2 रह जाएंगे। दो, उन दोनों का साइज़ बहुत बड़ा होगा लेकिन वो 2 के तौर पे बिहेव करेंगे, 10 के तौर पे बिहेव नहीं करेंगे। वेयर एज फार एज द एग्रीगेशन वाज कंसर्न, तो वहाँ पे 10 पार्टिकल्स थे, वो 10 की तरह ही बिहेव करेंगे, 2 वो साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये क्वालिसेंस है, और क्वालिसेंस जो है वो रिवर्सेबल नहीं होती, और इसकी वजह से अल्टीमेटली फेज इन्वर्जन जो है वो हो जाता है, और ऐसा इमल्शन जो है जिसमें क्वालिसेंस हो उसको आप वापस ठीक नहीं कर सकते। तो ये थी हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन। अब इसके साथ साथ कुछ हमारे पास असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ द इमल्शन शेल्फ लाइफ। स्टेबिलिटी के बाद जब हमने स्टेबिलिटी के 3 पैरामीटर्स पढ़ लिए, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा इमल्शन जो है वो इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर तो नहीं जा रहा, या इसमें से कोई क्रीमिंग तो नहीं हो रही, फेज इन्वर्जन तो नहीं हो रही, या कोलिसेंस तो नहीं हो रही, या एग्रीगेशन तो नहीं हो रही। तो उसके लिए ज़रूरी है असेसमेंट करना। तो व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल इमल्शन शेल्फ लाइफ, व्हाट इज़ कुछ क्वेश्चंस हैं जब हम लोगों ने उसकी असेसमेंट परफॉर्म करनी होती है।
तो हमने ये क्वेश्चन अपने आप से करने होते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है कि जी व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबल emulsion shelf life and what is the predictable emulsion indicator of shelf life. Final evaluation of the emulsion should be conducted in the container that will be used commercially. सर coalescence और deflocculation भी कह सकते हैं बेटा। डिफ्लॉकुलेशन के केस में आसिफ आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, फ्लॉक्यूल्स हमेशा सॉलिड के बनते हैं। कोलेसेंस जो है वही चीज़, अगर आप इसको कोलेसेंस को आप फ्लॉकुलेशन कह सकते हो, डीफ्लॉकुलेशन तो बेटा ऑपोजिट है उसके, ठीक है ना। और वो भी क्या इसलिए नहीं सकते बिकॉज वो सॉलिड, फ्लॉकुलेशन जो है वो सॉलिड के अंदर आता है। कोलेसेंस इज अ टर्म फॉर मोर टूवर्ड्स लिक्विड्स। नतीजा, इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आई बेटा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज मैंने भी आपको बताया कि एग्रीगेट्स आपने पढ़े थे सस्पेंशन के अंदर। और अगर आपको याद हो तो एग्रीगेशन हम लोग करवा रहे थे बाय द एडिशन ऑफ सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे आप जब ऐड करते थे उसकी वजह से एग्रीगेशन होती थी, वही एग्रीगेशन यहाँ पर भी हो रही है। और वहाँ पे हम लोग कहते थे कि हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है उसको छेड़ा है, हमने बीच में इलेक्ट्रोड ऐड किए जिसकी वजह से आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो बढ़ गई हैं और आपके पार्टिकल्स करीब आ गए हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं या ऑल ग्लोब्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था और वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया था थ्रू डेल्वो थ्योरी, इसलिए यहाँ पर भी हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हम वहाँ पे जब जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की बात आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, असेसमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इमल्शन शुड बी कंडक्टेड इन द कंटेनर दैट विल बी यूज कमर्शियली। हमने जब भी अपने इमल्शन की एवेल्यूएशन परफॉर्म करनी है तो फाइनल स्टेज पे जाकर परफॉर्म करनी है। इसका मतलब ये है कि आपने इमल्शन मैन्युफैक्चर कर लिया, मैन्युफैक्चर करने के बाद आपने उसको पैक कर लिया, पैक करने के बाद उसको सील कर लिया, सील करने के बाद अब आप इस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे बिकॉज ये वो फाइनल फॉर्म है जिसमें इसने मार्केट में जाना है और शेल्फ पे जाकर जब तक ये यूज़ नहीं होता इसने वहाँ पे पड़े रहना है। नो क्विक मेथड, इसमें कोई क्विक मेथड नहीं है डिटरमिन करने का, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। टू स्पीड अप द स्टेबिलिटी स्टडीज टू अप्रोचेस कैन बी यूज्ड। प्लेस द इमल्शन अंडर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, सीक अ टेस्ट पैरामीटर दैट इज मोर सेंसिटिव फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेबिलिटी देन मेयर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब स्टेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी। तो कोई इसका फास्ट मेथड नहीं है, ठीक है, अनलेस अनटिल आप एक अनड्यू स्ट्रेस में से अपने इमल्शन को गुजारें या उस पर किसी सॉर्ट ऑफ कोई स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई करें, या दूसरा कोई ऐसा पैरामीटर आप ढूंढ लें उसके अंदर से जो उसकी इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो देर आर बेसिकली टू अप्रोचेज। पहली अप्रोच है, बोथ अप्रोचेज में बी फॉल्टी, ठीक है, लेकिन अप्रोच है मे एलिमिनेट मैनी गुड इमल्शन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल स्ट्रेस, ओनली एलिमिनेट दो इमल्शन दैट आर एक्सट्रीमली पुअर अनलेस द पैरामीटर कोरिलेट विद द शेल्फ लाइफ। तो दो पैरामीटर्स आपको भी बताए, पहला पैरामीटर बताया कि जी स्ट्रेस दे और दूसरा बताया कोई ऐसा पैरामीटर ढूंढ लें। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि जो सही इमल्शन है जिसने आमतौर पर सही रहना है वो भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। या ऐसा कोई पैरामीटर आप चूज़ कर लेते हैं जो पैरामीटर का रिजल्ट किसी भी इमल्शन में ठीक नहीं आता। तो ये कोई वो कहते हैं ना कि ये तुक्का ही है, इसमें कोई प्रॉपर ये वे नहीं है। तो जनरली अगर आप बात करें स्ट्रेस की तो स्ट्रेस में तीन पैरामीटर्स आते हैं, एजिंग एंड टेम्परेचर, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड एजिटेशन। इन तीन के ऊपर आप अपने इमल्शन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्ट्रेस के अंदर हमारे पास एजिंग एंड टेम्परेचर, सेंट्रीफ्यूगेशन और एजिटेशन, ये तीन मेथड्स आते हैं। जहाँ तक बात है आपकी एजिंग की, तो एजिंग के अंदर रूटीनली शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट are determined by placing them under temperature higher than normal encountered for varying periods। अच्छा, अब एजिंग जो है बेसिकली जब इमल्शन बनेगा तब से लेके एंड तक, जब तक वो यूज़ नहीं होता, वो ग्रेजुअली बूढ़ा होता जा रहा है, ये शेल्फ पे पड़ा हुआ है पुराना होता जा रहा है। तो ये पुराने होने में इमल्शन क्योंकि उसको स्टेबल किया गया है बाय द यूज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, तो देयर आर चांसेस कि कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं उनकी क्वालिटीज़ चेंज हो जाए
और चेंज होने की वजह से वहाँ पे कोई क्रीमिंग, कोई कोलेसेंस, कोई एग्रीगेशन जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे है कि ये रूटीनली शेल्फ लाइफ में जब प्रोडक्ट को रखते हैं तो वो बेसिकली एक शेल्फ लाइफ स्टडी चल रही होती है उसके ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इज़ ऑफ नो यूज इन इमल्शन। अगर आपको याद हो तो हमने आर्हेनियस इक्वेशन भी डिस्कस की थी, दो के K इज इक्वल टू AE माइनस ई ए ओवर आर टी थी। तो इसके अंदर भी वो कहता है कि जी जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो इट इज़ ऑफ नो यूज़ इन इमल्शन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा था कि जी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट जो आपकी प्रेपरेशन है वो आर्हेनियस एक्सप्रेशन से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे कहता है इमल्शन में इसका कोई काम नहीं है, और उसका कोई काम क्यों नहीं है वो भी बताएगा आपको। Arrhenius equation state that 10 degree centigrade increase in temperature double the rate of chemical reaction। अब Arrhenius equation ये कहती है कि अगर आप सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसीड करता है और प्रोसीड करके डबल जो रिएक्टेंट से डबल प्रोडक्ट बनता है, से अगर 5 रिएक्टेंट्स हैं तो प्रोडक्ट 10 बन रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वो ये कहते हैं कि अगर 5 ही रिएक्टेंट हो लेकिन टेम्परेचर जो है उसको आप 10 डिग्री बढ़ा दें, मींस 50 से बढ़ा के 60 पे ले जाएं, तो प्रोडक्ट 20 बन जाएंगे। ये कहती है आर्हेनियस इक्वेशन। बट इन केस ऑफ इमल्शन इट इज़ रिकग्नाइज दैट चेंज इन टेम्परेचर ब्रिंग इन टू प्ले न्यू रिएक्शंस। अब लेकिन जैसे मैंने बताया कि आर्हेनियस इक्वेशन नहीं लगती इमल्शन के ऊपर। क्यों नहीं लगती? बिकॉज जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो फॉर द केस ऑफ इमल्शन, वहाँ पे कुछ नए रिएक्शंस डेवलप हो जाते हैं, और हमें ये पता है कि इमल्शन जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम है। तो वो नए रिएक्शन उसको अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं रादर के ज़्यादा इमल्शन बने। Emulsion with unrealistic increased temperature meaning less results. Emulsion will be stable at 40 to 45 degree centigrade but cannot tolerate excess of 55 to 60 degree centigrade। फातिमा क्वेश्चन कर रही है जी, ड्यूरिंग इमल्शन प्रेपरेशन टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर होने से इंटरफेशियल टेंशन कम होती है, तो आर्हेनियस आफ्टर प्रिपरेशन की बात करता है। बेटा टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बढ़ती है, वो फुदकना शुरू कर देता है, और जितना ज़्यादा पार्टिकल फुदकेगा, जितना ज़्यादा वो मूव करेगा, जितनी उसकी जो ट्रांसलेशन और रोटेशनल मूवमेंट्स बढ़ेंगी उतनी इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस होगी। ये एक बात है। आर्हेनियस ये कहता है जनरली जब टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन बढ़ जाता है, लेकिन इमल्शन केस में टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन जो बढ़ता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कम हो जाता है बजाय ज़्यादा होने से। ठीक है, वो ये कहते हैं कि दोनों केसेस में आर्हेनियस इक्वेशन ये कहती है कि टेम्परेचर बढ़ाओ रिएक्शन बढ़ेगा। आम प्रोडक्ट में रिएक्शन बढ़ के प्रोडक्ट डबल हो जाता है, इमल्शन में रिएक्शन बढ़ के प्रोडक्ट कम हो जाता है। ठीक है जी फातिमा, लेकिन ये आशा कहती है लेकिन ये फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन थोड़ी है, और आर्हेनियस तो केमिकल रिएक्शन को बता रहा होता है। अच्छा जी, जहाँ तक बेटा इमल्शन की बात है, तो जब हम लोग क्रीमिंग की बात करते हैं तो क्रीमिंग या फॉर द केस ऑफ कोलेसेंस, तो कोलेसेंस जो है उसमें पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो पार्टिकल ऑयली होता है और ऑयल सेम ही है, तो अब ऑयल से रिएक्ट तो नहीं करेगा ना, तो वहाँ पे हम ये नहीं कहते कि फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है, वो मिल गए हैं आपस में। तो हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि वो आपस में मिल गए हैं इसलिए फिजिकली मिले हैं आपस में। ठीक है, तो वहाँ पे फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की बात एज इट इज़ आती नहीं है। ठीक है आयशा, जो सिंपल सी बात है वो यही है कि आम तौर पे जब भी हम किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो एक्सप्लेन होता है आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर। और आर्हेनियस इक्वेशन ये कहती है कि आपने अगर अपना रिएक्शन फास्ट करना है टेम्परेचर बढ़ा दें, और वो उसने एक फिगर दे दी कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज विल डबल दी रिएक्शन एंड डबल दी प्रोडक्ट। ये चीज़ आपके यहाँ पे इम्प्लीमेंट इमल्शन में नहीं होती। अब वो फिजिकल फिनोमिना है या केमिकल फिनोमिना है वो एक अलग बात है। ठीक है जी, in the view of these problems, shelf life cannot be predicted by studying emulsion at high temperatures in excess of 50 degrees centigrade for a short period of time. Useful mean in studying shelf life between two cycling temperatures extremes should be avoided, and it is conducted between 4 डिग्री सेंटीग्रेड to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आम तौर पे हम लोग जब स्टेबिलिटी लगाते हैं किसी प्रोडक्ट की, हम लोग ये कहते हैं कि जी हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ करेंगे,
तो उस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसको सेफ्टी कैबिनेट में रखते हैं, स्टेबिलिटी चैम्बर में रखते हैं और सर्टन टाइम स्पैन के लिए टेम्परेचर को और प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जो डिपिक्ट करता है कि जी हमने से अगर 15 दिन के लिए काम किया है तो इंक्रीज टेम्परेचर और इंक्रीज प्रेशर से, जो कि ऑब्वियसली एक नोटेड वैल्यूज़ होती हैं, लिटरेचर में दी गई हैं, वो 3 मंथ्स को या 6 मंथ्स को डिपिक्ट करता है। इमल्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इमल्शन को एक्सेसिव टेम्परेचर पे स्टडी आप नहीं कर सकते, तो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस टेम्परेचर पे इसको स्टडी कर सकते हैं वो टेम्परेचर जो है हमारे पास वो 2 तरह का टेम्परेचर है। पहला टेम्परेचर है मिनिमम 4 और मैक्सिमम 45, मींस 4 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहते हुए आप एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। और आम तौर पे वो एक्सेलरेटेड नहीं होती, वो ये है कि जहाँ पे आम प्रोडक्ट को आप 15 दिन में स्टडी कर सकते हो, इसके लिए आपको 3 माह चाहिए होते हैं स्टडी करने के लिए। नॉर्मल एजिंग ऑफ इमल्शन रिजल्ट्स इन coalescence एंड क्रीमिंग, couple of which with increased temperature become thinner and with decreasing temperature become thicker, can be thick if the emulsion is not agitated. Freezing can damage the emulsion more than heating. Solubility of emulsion agent in both phases is more sensitive to freezing than heating. तो यहाँ पे कहता है कि जी हीटिंग से ज़्यादा जो emulsion ख़राब होता है वो होता है आपका, हीटिंग से ज़्यादा emulsion आपका फ्रीजिंग से ख़राब होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो भी हमने टेम्परेचर साइकिल्स वहाँ पे लेके जाने हैं फॉर दिस टेस्टिंग ऑफ द इमल्शन, उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए पड़ेगा और उसको लेके आना पड़ेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सेकंड हमारे पास जो ये था आपका पहला पैरामीटर जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ये था एजिंग एंड टेम्परेचर। सेकंड पैरामीटर जो है हमारे पास वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के केस में शेल्फ लाइफ अंडर नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग क्रीमिंग एंड coalescence। बेसिकली क्रीमिंग एंड coalescence जो है ये विद द पैसिव टाइम हर इमल्शन के अंदर होती है। अगर आप उसको शेक करें तो चांसेस होते हैं शायद ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्रीमिंग तो ख़त्म हो जाती है टू सम एक्सटेंट, अगर फाइनल क्रीमिंग नहीं हुई तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाता है आपके सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये डिपेक्ट करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, कि अगर आपने एक इमल्शन को रखा है 1 साल में जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लगनी और क्रीमिंग होनी है, वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप सेंट्रीफ्यूगेशन पे उससे 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 1 साल अगर ये पड़ा रहता चल पे तो क्या इफेक्ट आना था इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। ये काम आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन करती है। तो स्टोक्स लॉ आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर इफेक्ट करता है। इंक्रीज सेंट्रीफ्यूगेशन से इंक्रीज फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिलती है और उसकी वजह से आपको पता लगता है कि आपका इमल्शन जो है वो हाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर या लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब उस पर अप्लाई उतरेगी तो उसका क्या इफेक्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू coalescence एंड क्रीमिंग। बीचर्स प्रपोजल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बीचर्स एक साइंटिस्ट है, वो कहता है जी बीचर्स इंडिकेट दैट सेंट्रीफ्यूगेशन at 3750 revolutions per minute for 10 seconds in 10 centimeter radius centrifuge for 5 hours, effect of gravity for about 1 year। अगर आप एक सेंट्रीफ्यूज लें जिसका रोटेटिंग रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर हो और उसको आप सेट करें 3750 RPMs के ऊपर और 5 घंटे तक उसको चलाएं, तो ये 1 साल की ग्रेविटी के बराबर है। मींस आपने 1 ईयर की स्टडी परफॉर्म कर ली है ग्रेविटी की। अगर आप ये पैरामीटर अप्लाई करें, सेंट्रीफ्यूज लें जिसका रोटेटिंग रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, रेवोल्यूशन पर मिनट 3750 हो और 5 आवर्स तक आप इसको अगर यूज़ चलाते हैं मशीन को, तो इमल्शन के ऊपर या आपके प्रोडक्ट है जो आपने उसके अंदर ऐड किया हुआ है उस पर 1 साल की ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। फिर आती है जी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ इमल्शन। रिजल्ट फ्रॉम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन 25। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 25,000 RPM, कैन प्रोड्यूस इफेक्ट्स विच आर जनरली नॉट ऑब्जर्व अंडर नॉर्मल एजिंग। तो आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एजिंग में कभी भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वाला इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है जी 25,000 RPM पे अगर मूव करेंगे तो इमल्शन वैसे ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बीचर्स का प्रपोजल दिया है वो बेस्ट प्रपोजल है अगर आपने स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो हैं वो परफॉर्म करनी है। जो हमारे पास पहला था पैरामीटर जिसमें हमने स्ट्रेस की कंडीशन की बात की थी। स्ट्रेस के अंदर 3 हमने पढ़ी हैं,
अभी दो पढ़ी हैं, तीन पढ़ेंगे। पहला है एजिंग एंड टेम्परेचर, ये स्ट्रेस के अंदर आता है। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, और तीसरा अब हम डिस्कस करेंगे एजिटेशन। इमल्शन ड्रॉपलेट्स एग्जिबिट ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन का आप सबको पता है। नो कोलिशंस ड्यू टू दिस ब्राउनियन मोशन। Simple mechanical agitation can contribute to the energy with which two droplets impinge upon each other. Excessive agitation of an emulsion or excessive homogenization may interfere with the emulsion formation. Conventional emulsion may deteriorate from gentle rocking on a reciprocating. अब हमने ये पढ़ा है कि जब इमल्शन को बनाना है तो हमें एजिटेट करना है, उसको ट्रिचुरेट करना है। जब इमल्शन बन जाएगा, इमल्शन बनने के बाद जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो ब्राउनियन मोशन में होता है और वे एक दूसरे से दूर भागते हैं। उस केस में अगर आप बार बार एजिटेशन करें, एक सर्टन पैटर्न पे एजिटेशन करते रहें तो देयर आर चांसेस कि ड्रॉपलेट एक दूसरे के ऊपर बार बार टकराए, और इस टकराने की वजह से देयर आर चांसेस कि वो आपस में जुड़ के कोलिशंस दे दें। सो एजिटेशन बी इटसेल्फ, ये एजिटेशन किसको डिपेक्ट कर रही है? ये मूवमेंट ऑफ इमल्शन को, या इस केस में कि ट्रांसपोर्टेशन को डिपेक्ट कर रही है कि इंडस्ट्री से गाड़ी के ऊपर इमल्शन शॉप पे रिटेल फार्मेसी पे किया, रिटेल फार्मेसी पे पड़ा रहा, कभी हिला कभी उठाया, रख दिया, फिर हिला, फिर वहाँ से किसी बंदे ने परचेज़ किया, गाड़ी पे घर ले आया, रक्शे पे ले आया, रक्षा भी हिल के जा रहा था, वो हिलता रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है इमल्शन के ऊपर, ये बेसिकली एजिटेशन है। तो क्या एजिटेशन से क्रीमिंग होती है या नहीं होती? ये भी एक स्ट्रेस फैक्टर है। तो देयर वर टू मेथड्स जिससे आप स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन को चेक कर सकते हो, असेस कर सकते हो। फर्स्ट मेथड जो था दैट वाज स्ट्रेस रिलेटेड, जिसमें हमने देखा एजिंग एंड टेम्परेचर, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड एजिटेशन। जो सेकंड था वो था कोई डिफरेंट पैरामीटर ढूंढें जिससे आप उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकें। सी का टेस्ट पैरामीटर दैट इज़ मोर सेंसिटिव फॉर डिटोरिएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी देन मेयर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। तो जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर आता है वो आता है केमिकल पैरामीटर, और इस केमिकल पैरामीटर को हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, जो कि इंशाल्लाह कल होगा। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यू हैव 5 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच। जी, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो आज कम है जी, 58 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की है। 60 तक गए थे, लेकिन दिमाग में कुछ भाग भी गए। तो सबको ये बता दें कि हर लेक्चर जब यहाँ पे मैं दे रहा होता हूँ तो मेरी उनकी अटेंडेंस लग रही होती है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो सुन रहा है और कौन सा स्टूडेंट जो है वो, क्योंकि अगर आप लाइव सेशन में जाएँ तो वहाँ पे टाइम भी आ रहा होता है कि जी इस पर्टिकुलर बंदे ने इतनी देर तक आपका लेक्चर सुना। तो काइंडली आप इसको ज्वाइन किया करें ताकि हम जल्दी इसको ख़त्म कर सकें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है जी आप लोगों का? रेफरेंस किसका बेटा? अच्छा, इसका रेफरेंस जी बेटा, ये जो टॉपिक है ना हमारा, जो भी मैंने आपको बताया है, जो मेथड्स पढ़ाए थे आपको आज मैंने, वो लैकमैन से हैं, 4th एडिशन, पेज नंबर 700, ठीक है। ये भी लैकमैन से हैं, असेसमेंट 711, 4th एडिशन, 711 पेज नंबर है, 4th एडिशन। एजिटेशन को डिटरमिन करने के लिए कौन सा मेथड है? बेटा मेथड कोई भी नहीं है। एजिटेशन तो आम तौर पे जो सेंट्रीफ्यूगेशन से ही हम लोग ये इफ़ेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। कोई ख़ास मेथड यहाँ पे नहीं है। अगर आपको, और ये मैंने ना लास्ट, अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपके लिए कर दिया था, पोस्ट कर दिया था सारा कुछ, वहाँ से आप ये लिख सकते, उसमें लिखा भी हुआ होगा। अहमद कहता है मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। मैं व्हाट्सएप कर लो ना यार। अगर व्हाट्सएप नहीं है तो मॉडरेटर्स जो हैं इस ग्रुप के, काइंडली व्हाट्सएप पे जो मैंने पेस्ट की थी सारे, वो यहाँ पे काइंडली ऐड कर दें आप लोग ग्रुप में, ताकि फेसबुक पे अहमद को मिल जाए। आयशा काइंडली टेक्स्ट कर दीजिएगा रेफरेंस, बल्कि हो सके तो नोट सारे जो हैं वो आप इधर अपलोड कर दें, हमारा जो फेसबुक पेज है इसके ऊपर। सर इमल्शन में चार्जेस नहीं होते ना, तो रेडिकल डबल एयर कैसे होती है? जीनत बेटा, इमल्शन के अंदर चार्जेस नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते।
लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करते हैं, जब हम लोग इमल्सिफायर की बात करते हैं, तो इमल्सिफायर का एक एंड जो है वो वाटर लविंग होता है, एक एंड जो है वो लिपिड लविंग होता है, ठीक है। तो अगर उसको भी आप देखें तो जो वाटर लिपिड है या जो वाटर है वो रिपेल करेगा एक दूसरे को। जब वो रिपेल करेगा तो रिपल्शन किस वजह से है? ये ऑब्वियसली नेचर की वजह से है, पोलैरिटी की वजह से। तो पोलैरिटी इन द लॉन्ग रन चार्जेस ही होते हैं, दो हम लोग उसको इमल्शन में डिस्कस नहीं करते। आप पोलैरिटी कर लो कि बेसिकली चार्जेस की बात हम क्यों करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से। तो ऑयल और वाटर या वाटर ऑयल उसको रिपेल करता है और वाटर वाटर अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से वहाँ पर फिर डबल लेयर की बात आ जाती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात आ जाती है। ठीक है जी। अब मेरी अगली क्लास है 10th सेमेस्टर के साथ, तो अगर आप लोगों ने कोई और क्वेश्चन करने हैं तो यू कैन आस्क मी वाया द ग्रुप। ठीक है जी, मैं आपको जैसे फ्री होऊंगा क्लास है तो मैं आपको उसके आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं इस वीडियो को पोस्ट करने लगा ग्रुप में, आप दोबारा भी इसको सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।